अब नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का या फिर जूल्स हीटिंग का? तो वो हैं लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक हीटर। तो इन सारी चीज़ों में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है या फिर इसे कह सकते हैं जूल्स हीटिंग यूज़ होता है। इसलिए ये एक एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे जो यूजुअली अप्लायंसेस होते हैं इनके अलावा लाइक बल्ब है, फ़ैन है, मोटर है, डिफरेंट अप्लायंसेस, उन सारी चीज़ों में हीट जो रिलीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत अनवांटेड होता है। तो हम क्या करते हैं, है ना, हम ये करते हैं कि हम उसका, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बल्ब बना रहे हैं तो उसकी फिलामेंट को लाइट देनी है या हीट देनी है? लाइट देनी है। बट होगा क्या कि वो फिलामेंट हीट भी प्रोड्यूस करने लगेगी और कभी कभी ऐसा होता है कि वो ब्रेक हो जाती है फिलामेंट। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो गया तो वो मेल्ट हो गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसा यूज़ करना है ना जो मेल्ट ना हो। नॉन मेल्टिंग सब्सटेंस के लिए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसा एक सब्सटेंस है लाइक टंगस्टन, डायमंड। सबके घर में अगर डायमंड की वो लग रही हो और डायमंड इज़ नॉट ऑल्सो कंडक्टर तो फिर तो उजाला ही उजाला होगा। सो टंगस्टन इज़ वन ऑफ दोज सब्सटेंसेस जिसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है और इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम नंबर्स में दें तो 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना बड़ा नंबर है ना। तो इस हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट नहीं होता है। उसके बाद इसके अंदर जो बल्ब के अंदर का जो स्पेस होता है उसको भी कुछ ऐसे गैसेस से भरा जाता है लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन, ताकि जल्दी से फायर कैच ना करे। तो फायर कैच ना, अगर मतलब उसमें ऑक्सीजन होगा, ये डाले जाते हैं। तो अगर उसमें CO2 का अमाउंट बहुत एटमॉस्फेयर में कम होता है तो अगर इसमें ऑक्सीजन होता तो जल्दी से फायर या फिर हीट, मतलब उस तरीके का रिलेशन है ना फायर कैच करने का वैसा। तो नाइट्रोजन आर्गन जैसे गैसेस का यूज़ होता है ताकि वहाँ पे थोड़ा सा उसका लाइफ और लंबा हो जाए इस बल्ब का। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनमें ये देखते हैं कि ज़्यादातर हीट मतलब ये रिलीज़ करते हैं और थोड़ी सी लाइट दे देते हैं। तो अब धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि दूसरे टाइप्स ऑफ लाइट्स यूज़ होते हैं जिनमें गैसेस भरी हुई रहती हैं जो ग्लो करती हैं। तो अब फिलामेंट वाला बल्ब नहीं यूज़ होता। ओके, द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट है ना। अब जैसे ये देखो, ये हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन ही है। ऐसा डिसएडवांटेज तो है लेकिन है तो एप्लीकेशन ही ना, अप्लाई हो रहा है, बढ़ाना भी तो एप्लीकेशन, राइट। सो द थर्ड थिंग इज यूजिंग ऑफ फ्यूज़। फ्यूज़ का नाम सुना होगा, बहुत सारे नाम होता है, पता है एक फ्यूज़ का नाम होता है किटकैट, नाम होता है उसका। मैंने भी सब पहली बार सुना था तो मुझे लगा था कि चॉकलेट का नाम है और चॉकलेट को हमें खाना चाहिए, बट ये है एक फ्यूज़ जो कि खाया नहीं जाता। तो यहाँ पे भी जूल्स हीटिंग का यूज़ होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमारा जितना भी घर का सर्किट है, लाइक ये हमारा घर है और इसमें बहुत सारी सर्किट लगी हुई है। चारों तरफ से आके घर के एक तरफ ये फ्यूज़ को लगा दिया जाता है। फ्यूज़ कैसा होता है? फ्यूज़ होता है एक छोटा सा वायर और वो कनेक्टेड होता है मेटल वायर से फिर, और वो यूजुअली एक ग्लास के अंदर होता है जो कि कार्ट्रिज या फिर पोर्सलिन की बनी हुई हो सकती है। और ये जो वायर होता है ना, ये इस वायर से डिफरेंट होता है। तो ये जो हमारा वायर है ये डिफरेंट है जो अंदर में है उस वायर से। तो अब इस वायर की क्या डिफरेंस है, ये वायर का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत लो नहीं, एक अप्रोप्रिएट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अप्रोप्रिएट, ऐसा नहीं इतना कम कि क्या ही बोले, अप्रोप्रिएट
एप्रोप्रिएट लो मेल्टिंग पॉइंट या फिर एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये है बाहर से आ रहा है लाइट मतलब करंट, बाहर से ऐसे करंट आ रही है। अब वो करंट आई घर में, तो कुछ ज़्यादा ही करंट अगर आ गई तो घर के किसी भी अप्लायंस में आग लग सकती है ना। ज़्यादा करंट आने पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने पे आग लग सकती है। हीट ज़्यादा होता है तो आग लग सकती है ना। तो यहाँ बाहर से जो हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट में आए उसके लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। यूजुअली हमारे घर के बाहर लगा हुआ रहता है, छोटू सा होता है, मतलब इतना छोटू नहीं, इतना बड़ा होता है और ये लगा हुआ रहता है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, मान लो इसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी फिक्स्ड है कि इसमें 5 एम्पियर का करंट आ सकता है। तो अगर 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा आएगा तो ये मेल्ट कर जाएगा। मतलब लैब में टेस्टेड होता है कि 5 एम्पियर तक का सह सकता है, 5 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो मेल्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है ताकि आगे ज़्यादा करंट ना जाए। अब ये मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना। शॉर्ट सर्किट नहीं कहते हैं, शॉर्ट सर्किट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, करंट पास होना बंद हो जाएगी, सर्किट टूट जाएगा हमारा। तो ये ब्रेक हो गया, अब सर्किट टूट गया, मेल्ट हो गया यहाँ पे से, तो सर्किट टूट गया, तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी अब नहीं जाएगी। तो अब हमारे घर में जो यूज़ होता है वो होता है MCQ। अब जब मैंने ये पहली बार सुना था ना, नहीं सॉरी, MCB यूज़ होता है। तो जब मैंने ये सुना था ना पहली बार, जब मामा ने मुझे कहा था कि जाके MCB उठा दो, तो मुझे लगा मैं अपनी मेन कोर्स बुक क्यों उठाऊँ। बट MCB इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये MCBs यूज़ होते हैं इस तरीके से, होते हैं ऑन ऑफ टाइप के होते हैं कि अगर आई करंट ज़्यादा तो वो नीचे गिर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, फिर हमें उसे उठाना पड़ेगा। फिर ज़्यादा करंट आएगी, वो ट्रिप कर जाएगा नीचे। करंट क्यों ज़्यादा आएगी? कभी कभी आ जाती है। अगर जो करंट जहाँ पे से भी आती है, इलेक्ट्रिक स्टेशन, पावर स्टेशन से आ रही है, वहाँ से ज़्यादा आ सकती है ना। देयर इज़ नथिंग अबाउट इट, सॉफ्टवेयर ज़्यादा आ सकती है, कम आ सकती है। कम आती है तो हम बोलते हैं घर का वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया, वही सब होता है ना। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इस तरीके से ऑन ऑफ करने का होता है। जब ज़्यादा करंट आती है तो वो नीचे ट्रिप कर जाता है, फिर हम उसे ऊपर कर देते हैं, वो ऑन हो जाता है ना। पहले यूज़ होता था तो पहले इस टाइप की चीज़ें यूज़ होती थी, तो इन्हें किटकैट्स कहते थे, मुझे नहीं पता क्यों। ना नेक्स्ट जो एक छोटी सी बात है इसी में, वो ये है कि हमारा जो आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, वो जो उसका जो पावर होता है एक इलेक्ट्रिक आयरन का, वो होता है 1 किलोवाट यूजुअली, और ये चलता है घर के 220 वोल्ट्स पर। हमारे घर का यूजुअली जो वोल्टेज होता है ना वो 220 होता है। मतलब एक बैटरी बहुत बड़ी सी होती है जिसका 220 वोल्टेज होता है। तो इसमें अगर पावर और वी से कैलकुलेट करें तो इसमें जो करंट जाना चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 4.54 एम्पियर का करंट जाना चाहिए। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रिक आयरन में एक फ्यूज़ लगी हुई रहती है और उस फ्यूज़ की रेटिंग होती है 5 एम्पियर की। 4.54 एम्पियर है तो 5 तक चली जाए, अगर 5 से ज़्यादा जाएगी तो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पावर, जो हमने अभी अभी पढ़ा, लेकिन हमारे घर के इलेक्ट्रिक पावर की बात है ये। हम जैसे इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 1 वाट 2 वाट, घर पे तो इतनी आएगी ना, कम, घर पे ज़्यादा आएगी। तो उस पावर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। 220 तो होता है। सबसे पहले पावर क्या होता है, पावर VI था, पावर V²/R था, पावर I²R था। ठीक है, तो पावर की यूनिट क्या क्या होगी, तो पावर की अगर हम यूनिट देखें तो ये होती है वॉट। इसको हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर। तो हम कह सकते हैं कि वॉट इज़ इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, या फिर 1 वाट इज़ द पावर विच इज़ कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस जिसमें 1 एम्पियर का करंट चल रहा है और वो 1 वोल्ट के बैटरी सोर्स से लगा हुआ है।
है ना. तो व्हाट इज 1 watt ऑफ पावर? 1 watt of power is defined as the power consumed by a device that carries 1 ampere of electric current when connected to a potential difference of 1 volt. Thus, 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. Okay? अब उसके बाद हमारे घर में 1 आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हमारे घर में जो आती है उसको हम यूजुअली यूनिट्स में डिफाइन करते हैं. यूनिट, 1 यूनिट का हमारे यहाँ करंट यूज़ हुआ है आज. इस महीने में 2 यूनिट यूज़ हो गया. पढ़ा है पहले. राइट. इस महीने में 3 यूनिट हो गया. तो यूनिट का हम यूज़ करते हैं. अब यूनिट होता क्या है? यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर. ठीक है. तो काइंड ऑफ ये एनर्जी है. ठीक है. यूनिट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके. देखो, किलो वॉट आवर यानी वॉट आवर यानी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया है. तो दिस इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. बट हम ऐसा कहते हैं कि पावर है हमारे घर पे. लाइक ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारे घर वाली भाषा पढ़ रहे हैं. पर मुझे ऐसा यूनिट लेना चाहिए. तो घर में ऐसा यूनिट जितना जितना कम नहीं आता, घर में बहुत बड़ा बड़ा आता है, इसलिए चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो यूनिट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी. यूनिट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. कमर्शियल यानी कि जो बिल्स आते हैं ना, जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं एज फॉर टेकिंग मनी. तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ यूनिट. लेकिन हम घर पे क्या बोलते हैं? 1 यूनिट का पावर आया, 2 यूनिट का पावर आया. वो घर की लैंग्वेज है. पर ये है किसकी यूनिट? एनर्जी की. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखो इसमें कितना एनर्जी है. अभी तुमने बोला ना एसआई यूनिट में लेना चाहिए ना. तो एसआई यूनिट में निकालते हैं कितना है. तो 1 किलोवाट आवर है. इसका मतलब कि अगर हम इसको किलोवाट नहीं सिर्फ वाट में लेंगे तो कितना होगा? 1000. 1 kilowatt is equal to 1000 watt and 1 hour is equal to 60 minute is equal to 60 into 60 second, है ना. तो इसको बस मल्टीप्लाई कर दो. 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 इंटू 60 इंटू 60. अब वॉट को जब सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल आ जाएगा. तो हमने इसको जूल में लिखा है. तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 36 इंटू 10 टू द पावर 5, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल. ओके. ये इसकी वैल्यू है जो कि याद रह सकती है, या तो किलोवाट आवर को जल्दी 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 सॉल्व करना है. ओके. नाउ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कंज्यूम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ऐसा हो सकता है क्या? प्रोड्यूस होता है. प्रोड्यूस मतलब बैटरी से प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ मूव होता है. अब ये मिसकंसेप्शन है. क्या है कि ना ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो हमने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि मास थे, थोड़ी देर पहले वो मास थे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, वन फॉर्म एनर्जी, सॉरी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो पोटेंशियल एनर्जी थी, उसमें कुछ नहीं था, मूव नहीं कर रहा था, उसके अंदर कुछ पावर थी, हमने उसे मूव करवा दिया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई. मतलब वो बैटरी जो है वो उसे सिर्फ मूव करवा रहा है, धक्का दे रहा है कि जाओ आगे बढ़ो. ये नहीं कर रहा कि प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके दे रहा है, लो लो लो. नहीं, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है ना. बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है. उस केमिकल एनर्जी को यूज़ करके हम, वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, वो एक केमिकल रिएक्शन होती है जो कि इधर से इलेक्ट्रॉन ले रही होती है और इधर से इलेक्ट्रॉन दे रही होती है, ऐसा.
तो इलेक्ट्रॉन कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी बचाना ही नहीं चाहिए। बचाना चाहिए। वो प्रोड्यूस होने के लिए जो केमिकल एनर्जी देनी पड़ी, वो केमिकल तो ख़त्म हो रहा है ना। एनर्जी कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर इन होल देखा जाए। लेकिन वो केमिकल तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो जब केमिकल ख़त्म हो जाएगा, हीट निकल जाएगी, तो हीट को क्या वापस से पकड़ के लाएंगे, आ जाइए हीट, आप आइए, आप वापस से केमिकल बनिए। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, वो हीट बन के हीट ही रह जाएगी। फिर हीट को वापस से एनर्जी नहीं बनाया जा सकता है। आजकल के जितना अभी तक साइंटिफिक डेवलपमेंट हो चुका है, हीट को किसी भी चीज़ में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है यूजुअली। तो अगर हीट रिलीज़ हो गई तो हो गई, वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिसिटी बचाते हैं, ताकि वो जो केमिकल जो है ना वो ख़त्म ना हो जाए। अभी हम जो नॉर्मल सर्किट यूज़ कर रहे हैं उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक बैटरी जिसके अंदर केमिकल है। जब हम बड़े होंगे तो हम बड़े नहीं होंगे, जब हम बड़े लेवल पे जाएंगे, जब हम अपने घरों पे सर्किट्स यूज़ करेंगे, तो उसमें हम कोल का यूज़ करते हैं, उसमें हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं, डायमंड्स का नहीं, यूरेनियम का। उसमें हम पानी का यूज़ करते हैं, पानी मूव करवाती है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। तो पानी को भी मूव करवाने के लिए गर्मी चाहिए, जो कहाँ से आती है, जो कोल से आती है। तो कोल, हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल यूज़ होता है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यूरेनियम भी यूज़ होता है। तो वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, यूरेनियम में से सब्सटेंस ख़त्म हो जाएगा, कोल से सब्सटेंस ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा किसमें, हीट एनर्जी में, तो इट विल बी ओवर। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा बचाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो जाएगा ना कोल, तो हमारे घर में फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो डायमंड को दोबारा से बना देंगे, डायमंड भी ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट।